हेलो एवरीवन। आज से हम बिजनेस स्टडीज को भी स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज के ऊपर अलग अलग वीडियोस, चैप्टर वाइज वीडियोस में ट्राई करूंगा प्रिपेयर करने के लिए। जब हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तो मुझे लगता है बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरा अपना ओपिनियन है कि जो 100 on 100 बहुत इजीली आ सकते हैं। आप सभी के जो जो पढ़ना चाहते हैं, जो इसमें थोड़ा सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, लेकिन अगर आप डे 1 से पढ़ेंगे ना तो बिजनेस स्टडीज में यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 95। अगर 100% हम नहीं पढ़ रहे तो 95 बहुत इजीली आते हैं। बट इसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेगुलरली पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और अगर आप डेली पढ़ते जाओगे तो आप देखना एंड ऑफ द ईयर में जब आपका एग्जाम होगा, यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 95%। बिजनेस स्टडीज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होती है जो रियल लाइफ से रिलेट होती है और आगे मेरे काम आती है। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज स्ट्रेट अवे बिजनेस ज्यादा बात करें स्टार्ट करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं। जो हमारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है करंट सेशन का 26-27 का, वो ये है। 2 बुक्स रहती है एनसीईआरटी की, बुक 1 एंड बुक 2। बुक 1 में 8 चैप्टर्स रहते हैं एंड बुक 2 में 4 चैप्टर्स होते हैं। बुक 1 50 मार्क्स की रहती है टोटल, ये पूरा आपको ब्रेकअप आपको विजिबल है। एंड बुक 2 जो है वो 30 मार्क्स की रहती है। 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क रहता है। प्रोजेक्ट वर्क बहुत इजी इंटरेस्टिंग होता है, वो बहुत इजीली हम मैनेज कर लेते हैं। तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्ट्रेट अवे स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर 1 यहाँ पर दिख रहा है आपको, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर है। चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। इसकी अगर हम वेटेज देख लेते हैं तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमारे जो है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इन ऑल 16 मार्क्स का आता है। तो 7 to 8 मार्क्स का इसमें से इजिली आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इसको हिंदी में भी मैंने ट्राई करा है इस फर्स्ट प्रेजेंटेशन में। मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, हिंदी में मीनिंग समझाऊंगा तो हिंदी में ही, क्योंकि मतलब सेल्फ स्टडी का सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें हिंदी के वर्ड भी मैंने लिखे हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ये चैप्टर जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा सा हेल्प करेगा ये सब चीजों में। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करें, एनसीईआरटी ले। एनसीईआरटी से बेटर कोई बुक नहीं है। आपको और कोई गेन करना है तो आप कोई भी बुक ले सकते हो, नॉलेज आपको गेन करनी है। बट अगर हमें सीबीएसई में स्कोर करना है तो एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसके बियॉन्ड कुछ आएगा नहीं, वो हमें पढ़ना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारा सिलेबस बहुत डिफाइंड है बिजनेस स्टडीज का। अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, उसमें क्या होता है सिलेबस है लेकिन कुछ भी पॉइंट आ जाते हैं। बट जब हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तो बियॉन्ड द बुक नहीं आएगा कुछ भी। तो एनसीईआरटी अगर आपने कर ली ऑन रेगुलर बेसिस तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड, वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो अब हम करते हैं मैनेजमेंट की तरफ। जो पहला चैप्टर हमारा आता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। देखो, अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट, अगर आप सोचो मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या होता है। क्या हम प्रबंध डेली लाइफ में यूज नहीं करते? हम डेली करते हैं प्रबंध, डेली मैनेजमेंट करते हैं। अगर मैंने अभी ये वीडियो बनाना है तो मैंने उसके लिए मैनेजमेंट करा, मैंने प्रेजेंटेशन पीपीटी प्रिपेयर करी और उस प्रिपरेशन में मुझे कैसे क्या करना है मैंने वो तैयार करा। आप लोग अगर सुबह उठ के स्कूल जाते हो अपने घर से तो आप प्रिपेयर करते हो ना कि सुबह मुझे किस टाइम उठना है, कब रेडी होना है, कब नहा धो के स्कूल पहुंचना है, स्कूल में मुझे क्या करना है, स्कूल में कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आजकल के स्टूडेंट्स को अल्लाह से पढ़ाई में इंटरेस्टेड कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हमें पढ़ना है, अब हमें पॉजिटिवली रहना है तो हमें कैसे करना है? तो यही तो मैनेजमेंट है। तो एवरीवन इज डूइंग मैनेजमेंट, हर कोई मैनेजमेंट कर रहा है। तो मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, अगर आप 2 इमेजेस से सीखो। यहाँ पे 2 इमेजेस है, आपको एक ऑफिस दिख रहा है और उस ऑफिस में आपको दिख रहा है लोग भाग रहे हैं, ऑफिस की टेबल पे सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। एक और ऑफिस है, यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ अपने ऑर्डर में है, हर चीज अपनी जगह पर है। तो हम इन 2 इमेजेस को देखकर ये कह सकते हैं कि जो पहली वाली इमेज है वहां पे हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं चल रहा, वहां मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। लेकिन सेकेंड वाली में मैनेजमेंट अच्छा है। तो अगर मैनेजमेंट, ये एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, मैनेजमेंट मतलब ऑफिस के अंदर जो चीजें, अगर मैनेजमेंट को हम डिफाइन करें क्या मैनेजमेंट होता है, तो मुझे पता है
कि मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। जैसे आप लोग सुबह उठे, आपको स्कूल जाना है, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको जाना है स्कूल, जाके पढ़ाई कर कर आना है। तो वो उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, रेडी होते हो, खाना पीना खाते हो, घर से निकलते हो, बस, ऑटो, ई रिक्शा, जैसे भी आप मेट्रो के थ्रू कॉलेज स्कूल पहुंचते हो, वहां पढ़ाई करते हो, और अपना ऑब्जेक्टिव जो है कि आज मुझे अच्छे से पढ़ना है, वो पढ़ के वापस घर आते हो। तो दिस इज मैनेजमेंट। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज करती है, वो सारी मैनेजमेंट के पर्व्यू में आ जाती है। क्लियर? अब अगर हम मैनेजमेंट को डेफिनेशन पढ़े, एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी, जो कुछ भी है वो सारा एनसीईआरटी से। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज मैनेजमेंट, क्वेश्चन आ जाता है। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है बहुत क्लियर है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। इस एक डेफिनेशन में बहुत कुछ आ गया, पूरा सब कुछ समझा दिया। अगर मैं हिंदी में बताऊं, प्रबंध को परिभाषित किया जा सकता है कि यह उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता के साथ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य को पूरा कराने की प्रक्रिया है। देखो, हिंदी के वर्ड्स अपने आप में डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन हिंदी में एक्सप्लेन करना और समझना इजी होता है। तो हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा, उनको लिखने में थोड़ा सा जो वर्ड्स होंगे वो बहुत इफेक्टिव चाहिए, लेकिन समझना हिंदी में इजी रहता है। और बिजनेस स्टडीज, मुझे कई बार लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है कि बिजनेस स्टडीज इज ए लैंग्वेज। अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, आपके इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें आपने मीडियम में लिखना है, वो अच्छा है ना, तो यू विल डू वेरी वेल। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा लेकर आएंगे। अब देखो, इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मतलब ये ऐसा नहीं मैंने करा और खत्म हो गया। प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस होता है जो ऑन गोइंग चीजें होती है, जो चलती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी, दैट इज अ प्रोसेस। अगर आप आज स्कूल गए, आज आपने पढ़ा, तो वो आज करा वो आप कल भी करोगे। हो सकता है कल कोई और प्रॉब्लम भी आ जाए। आपका मान लो डेली जाने का रूटीन होता है कि आपने एक वैन लगा रखी है और उस वैन के थ्रू आप स्कूल जाते हो, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप स्कूल जा रहे हो, तो हो सकता है वैन वाले का फोन आ गया कि भैया मैं तो नहीं आ पा रहा हूं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्कूल तो जाना है, वहां पे टेस्ट है मान लो, तो आप कुछ और सोचोगे कि मैं अब कैसे स्कूल जाऊं। तो वहां पर क्या हो गया कि आपको, आप हो सकता है ई रिक्शा से जाओ, हो सकता है मेट्रो से जाओ, हो सकता है अपने नेबर के साथ चले जाओ, तो अगले दिन आपको फिर मैनेज करना है चीजों को। और हमारा मैनेजमेंट का जो जो हम जो ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कुछ भी हम काम करेंगे, वो सब मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रोसेस मतलब जो चीजें एक के बाद एक बार होती रहती है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। देखो, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी कर रहे हो। सबसे पहले मैनेजमेंट अगर किसी भी चीज का करा जाता है, तो वो किसी गोल को अचीव करने के लिए करा जाता है। कोई ना कोई तो दिमाग में हमारे पास गोल रहता है ना, कि मुझे ये करना है। मान लो आप लोगों ने स्कूल जाना है, स्कूल में हमारा गोल क्या होगा? अच्छी पढ़ाई करेंगे। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट आपने से पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, उनके माइंड में रहता है आज स्पोर्ट्स का पीरियड है, वॉलीबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, या कुछ और पर्पस हो सकता है स्कूल जाने का, पता भी है आप लोगों को। तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव तो है ना, कि आपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्कूल जाना है। सिमिलरली मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, तो जब मैनेजमेंट करा जाता है, तो मैनेजमेंट बिना गोल के होगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी, मान लो मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, मैंने मुझे मैनेजमेंट करना है, क्या करना है पता नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देयर इज अ गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी मैं प्रोसेस करूंगा, और वो जो मैं एक्टिविटीज करूंगा, वो ऐसी होनी चाहिए, उन गोल्स को मैं अचीव तो कर रहा हूं, और वो गोल्स कैसे अचीव हो रहे हैं? इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको अभी हम आराम से पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals। की चीजें हो, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो? यह भी किसी अचीव हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। इसको अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये हमारी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में से क्या क्या निकल कर आया? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। इसको हम पढ़ते हैं, देखिए ये हमारी डेफिनेशन आ गई। अब इसमें एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। पहली बात, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस।
मैंने बताया प्रोसेस क्या होता है, जो वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें होती रहती हैं। जो यहाँ मैनेजमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम इसका पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड गोल। मैनेजमेंट गोल की तरफ डायरेक्टेड होती है। इस डेफिनेशन से 4 पॉइंट निकल कर आते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंधन का उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना है। और वो कैसे प्राप्त करना है लक्ष्य, सिर्फ लक्ष्य प्राप्त नहीं करना, इफेक्टिवली करना है। मतलब आप स्कूल गए, अच्छे से पढ़कर आए और एफिशिएंटली करना है। एफिशिएंटली का मतलब है, अगर आपने वो स्कूल में जो पढ़ा उसके बाद अगर मार्क्स आ रहे हैं, आपका एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम के अंदर यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, दैट इज इफेक्टिव, एफिशिएंटली आपने वो काम करा। इसको और एग्जाम्पल से हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब 101 एक करके पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है। सी मैनेजमेंट के अंदर अब हम थोड़ा, क्योंकि देखो मैनेजमेंट को समझाने के लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे, हम मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो अब या आप अपना देखो, अगर आपका ऑब्जेक्टिव था कि मुझे 11th क्लास के अंदर 90% मार्क्स लेकर आने, तो आपका ऑब्जेक्टिव सेट है 90% मार्क्स लाने थे। अब आपने उसके लिए प्लानिंग करी होगी सबसे पहले कि कैसे लाना है, सुबह उठूंगी, जल्दी पढ़ेंगे, जैसे भी करेंगे। उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करा होगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने उसके लिए क्या करा कि आपने बुक्स अरेंज करी, या आपने सोचा कि कहाँ बैठ के पढ़ना है, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर आपको मान लो अकेले पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो आपने किसी ट्यूटर के थ्रू, स्कूल के टीचर के थ्रू आपने वो पढ़ा, वो स्टाफिंग हो गई। और अपने आप को मोटिवेट करा, अपने आप को कहा कि मुझे पढ़ना है, वो डायरेक्टिंग हो गई। और एंड ऑफ द डे आपने एग्जाम दिया, बट आपके पता चला आपके मार्क्स 90 नहीं, आपके मार्क्स 80% आ गए। तो आप बैठ के सोचोगे भी पूरे साल मैंने कुछ करा, लेकिन मैं कहाँ शॉर्ट रह गया, मैं कहाँ पे, मेरा शॉर्टफॉल कहाँ है, मेरी शॉर्ट कमिंग्स कहाँ है। इन केस कम आते हैं, ज्यादा आगे तो वेल एंड गुड, तो भी आप एनालाइज करोगे कि मैंने क्या अच्छा करा, सो दैट मैं नेक्स्ट ईयर और अच्छा करूं, उस चीज को फॉलो करूं। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ दिस 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन पांचों को हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। और इसका इंडिविजुअल एक एक चैप्टर पढ़ेंगे हम। प्लानिंग एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पूरा का पूरा एक चैप्टर है। और इनको बोला जाता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए व्हाट आर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। केस स्टडीज आते हैं हमारे पास बहुत सारी, तो केस स्टडीज में आते हैं आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन आर दीज 5। अब इसमें सबसे पहला क्या है, प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, जहां पर हम वन आफ्टर अनदर ये स्टेप्स कर रहे हैं। डेफिनेशन मींस प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। जो काम करने के लिए, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो हम काम करते हैं, जो उसको हम प्रोसेस करेंगे। फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दीज आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक ये हिंदी में भी है, अगर हिंदी में है, परिभाषा से प्रयुक्त, प्रक्रिया से अभिप्राय, संयोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन से सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर आता है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन डिफाइन या एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। तुम्हारा आंसर क्या होगा कि प्रोसेस क्यों है, बिकॉज देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दे आर डन इन अ प्रोसेस। प्रोसेस इज द डेफिनेशन मींस प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। वो फंक्शन सॉरी या एक्टिविटी जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। फंक्शंस कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों का मेंशन क्वेश्चन में रहेगा आंसर में। अब है मैनेजमेंट क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल। मैनेजमेंट किसकी तरफ डायरेक्टेड होती है? लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए। अब बिना गोल के तो मैनेजमेंट नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी बताया। भी मेरे पास गोल ही नहीं है तो मैं मैनेजमेंट क्या करूं? मैं सुबह मुझे मैनेजमेंट करनी है, कहाँ क्या करनी है मुझे वो पता नहीं। तो मैनेजमेंट इज डन टू अचीव सम गोल। गोल तो मेरे पास होंगे ना, तो मैनेजमेंट इज डन टुवर्ड अचीविंग सम गोल। गोल इज टारगेट पॉइंट, मतलब मुझे ये करना है। मैनेजमेंट को, एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये टारगेट बनाया कि मुझे इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव हो गया, वो उनका गोल हो गया। तो उस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी वो काम करेंगे वो मैनेजमेंट के अंडर आएगा। मैनेजमेंट इज अ गोल क्या है? टारगेट पॉइंट जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है, लक्ष्य जहां पे मैनेजमेंट जाना चाहता है। फिर अब ये 2 पॉइंट अगले वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन गोल्स को कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली, प्रभावी ढंग से प्राप्त। मतलब क्या होता है?
इसको समझते हैं, क्योंकि इसका टॉपिक तो, इसका क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आते हैं। इफेक्टिव या इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो अचीव कर लिया। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें 100 करोड़ रुपीस अर्न करने हैं तो हमने कर ली, या मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरी फैक्ट्री के अंदर मैं सामान मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मान लो मेरा काम शूज बनाने का है, मैं बल्ब बनाता हूँ, मैं कुछ भी बना रहा हूँ, और मेरा टारगेट है कि मुझे एक मंथ में 10,000 यूनिट्स बनाने हैं, और मैंने 10,000 यूनिट्स बना लिए, तो इसका मीनिंग हो गया कि मैं इफेक्टिव हूं, मैंने वो काम कर लिया। आपका ऑब्जेक्टिव था कि अपने स्कूल जाना है, अपने स्कूल जाए गए, तो आप वहां पे पढ़ाई करी, वो आप इफेक्टिव हो गए। तो अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, जब हमारा टारगेट पूरा होता है जो हमारा था। अब जहां पे इस एग्जांपल को पढ़िए, अनिल एक प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको एक काम दिया गया कि उसको एक मंथ में 1000 यूनिट गुड्स बनाना है, ठीक है। तो अब अगर अनिल ने जब एक्चुअली आउटपुट करा, उसने कितना आउटपुट करा, देखिए उसके टारगेट आउटपुट था 1000 यूनिट्स, उसको 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स बनाना है, ठीक है। एंड उसने 1000 यूनिट्स ऑफ, उसका टारगेट था 1000 यूनिट्स का, और उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी कितनी होगी, 1000। तो हम कह सकते हैं कि अनिल जो मैनेजर है, ही इज इफेक्टिव, यानी कि उसने अपना जो गोल था वो अचीव कर लिया। जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो सिर्फ एंड रिजल्ट कि हमें मिल गया, हमारा काम पूरा हो गया, कैसे हुआ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रही, कम पैसे में लगा या ज्यादा पैसे में लगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं एंड रिजल्ट मेरा कैसा रहा। अगर उसकी प्रोडक्शन लेस देन 1000 यूनिट थी तो हम कहेंगे ही इज नॉट इफेक्टिव, वो इफेक्टिव नहीं रहा। मुझे बात समझ में आई, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। इफेक्टिवनेस का मीनिंग है एंड रिजल्ट के साथ। देखो, इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क, हमारा काम पूरा हो जाए। इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल। जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाए। इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, मेरा एंड रिजल्ट मेरे को मिल गया, जो मैं चाहता था मेरे को वो मिल गया, दैट इज इफेक्टिवनेस, ठीक है। ये हिंदी में है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं साथ के साथ में। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, बात करते हैं एफिशिएंसी का मीनिंग क्या हो। जब हम लक्ष्य को कुशलता पूर्वक प्राप्त करने की बात करते हैं, यहां पर कॉस्ट भी कंसिडर होगी। मतलब अगर मान लो, अगर मैंने मान लेते हैं मेरा मेरा टारगेट था कि मुझे 90% मार्क्स लेकर आना है, और मेरे 90% मार्क्स आ गए, और मेरा था कि मैं दिन में 2 घंटे पढ़ूंगा, मेरे 90% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन मेरा 2 घंटे से काम नहीं चला, मुझे 8-8 घंटे पढ़ना पड़ा, तब जाके मेरे 90% मार्क्स आए। तो मैं कह सकता हूं मैं इफेक्टिव तो हो गया 90%, लेकिन मैं उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर। या और एग्जांपल लेते हैं जो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे टारगेट था कि 1000 यूनिट ऑफ गुड्स बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने में मान लो तो 10 रुपये। इसको हम एग्जांपल से ही पढ़ लेते हैं। देखिए, सपोज ये एग्जांपल है, अनिल के पास क्या था, 1000 यूनिट ऑफ गुड्स बनाने थे एट ए कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट। यानी कि मान लो मैं बल्ब बना रहा हूं, तो मेरा टारगेट है 10 रुपए का एक बल्ब बनेगा, और मुझे 1000 बल्ब बनाने, ये मेरा स्टैंडर्ड था, ये मेरी कॉस्ट कैलकुलेशन थी। अब अनिल ने 1000 बल्ब तो बनाए, लेकिन कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट उसकी 11 रुपए हो गई। यानी उसके जो कॉस्ट उसने सोची थी कितने रुपए की, कॉस्ट सोची थी 10 रुपए की, लेकिन कॉस्ट कितनी हो गई, 11 रुपए की। तो क्या उसने और उसने आउटपुट कितना करा, पूरा 1000 यूनिट, तो वो इफेक्टिव तो हो गया, तो बल्ब तो बना लिए, यूनिट से सामान बना लिया, पर क्या उसी कॉस्ट में कर पाया। कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपए, लेकिन पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी लगी, 11 रुपए। तो वी कैन से अनिल इफेक्टिव तो है, लेकिन अनिल क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। जब एफिशिएंसी की बात आएगी तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट मतलब हम वहां पे कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे। मेरा मेरा इनपुट और आउटपुट का रिलेशन होगा, मैंने कितना रॉ मटेरियल लगाया, कितना एफर्ट्स डाला, उसके कंपैरिजन में कितना मेरे को रिजल्ट मिला। एंड रिजल्ट मेरा क्या रहा इन कंपैरिजन टू माय इनपुट, जब हम उसकी बात करेंगे। देखिए, एफिशिएंसी मीन डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। यहां पर कॉस्ट की बात इंक्लूड होगी, कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, कम पैसे में। देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहां पर क्या होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व हो जाता है।
बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कितना मटेरियल लगाया, कितना रॉ मटेरियल लगाया और आउटपुट कितना आया। अगर मेरा मेरा था कि मैं मान लेते रॉ मटेरियल में प्लास्टिक का कोई सामान बना रहा हूं, तो 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल और प्लास्टिक से सपोज मानो मेरे 5 यूनिट्स बननी चाहिए। जो मेरा फिनिश गुड बन रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं प्लास्टिक के प्लेट्स बनाता हूँ, तो 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल से मेरी 5 प्लेट्स बननी चाहिए, लेकिन मेरी 1 किलोग्राम से सिर्फ 3 प्लेट्स बनी, तो मेरा इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन है वो बिगड़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं एफिशिएंट नहीं हूं, यानी मैंने ज्यादा रिसोर्सेज लगा दिए। तो जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन देखा जाएगा। एफिशिएंसी कैसे होती है? ऑल्सो इंक्रीज व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट और आउटपुट फ्यूअर रिसोर्सेज। देखो एफिशिएंसी कैसे, या तो मेरा टारगेट था 1000 यूनिट का और मुझे था कि मेरे 10 रुपए की कॉस्ट में लगेगा, लेकिन मैंने 10 से भी कम में कर दिया, तो मैं एफिशिएंट हो गया, ठीक है। या मैंने उतने ही रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट कर दिया, तो भी मैं एफिशिएंट हो गया। इफेक्टिवनेस मतलब काम पूरा होना, वहां हम कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, लेकिन जब एफिशिएंसी की बात करते हैं हम कॉस्ट को भी देखते हैं। इनपुट आउटपुट को रिलेशन देखा जाएगा। वो इनपुट इनपुट कैसे होता है? मनी में हो सकता है, मटेरियल में हो सकता है, इक्विपमेंट कितने लोग लगाए, किसी भी तरह से मेजरमेंट करके क्वेश्चन में आ सकता है। ये हिंदी में है, जो हिंदी में देखना चाह रहे कि न्यूनतम लागत पर काम करना, कुशलता पूर्वक काम करना, जब हम कहेंगे तो उसमें आएगा। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, यहीं पर था अनिल, वही एग्जांपल सेम, 10 रुपए की कॉस्ट थी, लेकिन अनिल को ने कितने रुपए में लगाया? 11 रुपए लग गए। तो हम कह सकते हैं अनिल इफेक्टिव तो हुआ, लेकिन अनिल एफिशिएंट नहीं हुआ। अब इसके लेकर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी आया हुआ है, कंपार्टमेंट 2025 में। ध्यान से पढ़े। जियो बिल्डर वर टू कंप्लीट अ हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय December 2024 एंड हैंड ओवर द फ्लैट्स टू द बायर। एक जियो बिल्डर है, घर बनाना है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, और अपने बायर को वो घर दे देगा December 24 में। Due to excessive heat in the month of May and June, the work slowed down and the project was getting delayed. काम थोड़ा स्लो हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? In order to complete the project on time, hired more workers through a contractor and asked all the workers to work overtime. Due to the above measure taken by the management, the project was completed on time, but the cost of building the flat increased by 10%. Identify the concept. Correct option C. अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी केस स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे तो पहले लास्ट की लाइन पढ़ो, एंड की वो मांग क्या रहा है। ये क्वेश्चन तो फिर भी इजी है, आगे क्वेश्चन समझाऊंगा। एनीवे, यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या पूछी जा रही है। एक बिल्डर था, उन्होंने घर बनाने थे, घर बना दिया, लेकिन घर बनाने में पैसा ज्यादा लग गया, कॉस्ट ज्यादा लगी। तो अब बताओ जियो बिल्डर क्या इफेक्टिव हुए या नहीं हुए? काम हो गया, वो इफेक्टिव तो हो गए, पर क्या उन्होंने उसी कॉस्ट में करा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कॉस्ट ज्यादा लगी। तो इफेक्टिव तो हुए बट एफिशिएंट नहीं हुए, एफिशिएंसी उनकी कम है। तो हम कहते हैं इफेक्टिव है बट नॉट एफिशिएंट। इफेक्टिव तो थे बट एफिशिएंट नहीं थे। 1 मार्कर है, इजी से ये समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Aparna and Priyanka are working in Shreya Industries, a company dealing in ready-made garments for the women. Each of them was assigned the responsibility of producing 10 dresses each within 5 days at a cost of 1,000 rupees per dress. दोनों को काम दिया कि उनको 10 ड्रेसेस बनानी है 5 दिनों में, और कॉस्ट 1000 रुपए आना चाहिए। अपर्णा ने क्या करा? उसने 10 ड्रेसेस बना दी, लेकिन कॉस्ट कितनी लगी? 1100। अब अपने बताओ, अपर्णा इफेक्टिव हुई? यस, बिल्कुल हुई, क्योंकि उसने 10 ड्रेसेस बना दी। पर क्या एफिशिएंटली बनाई? नहीं, 1100 रुपए लगे। हमारा तो 1000 रुपए का स्टैंडर्ड था, 1000 रुपए का हमारा बजट था। ऑन द अदर साइड प्रियंका ने सिर्फ 8 ड्रेसेस बनाई, पर कॉस्ट कितनी लगी उसकी? 900 रुपीज। तो अब क्या प्रियंका ने एंड रिजल्ट देखो, एंड रिजल्ट कितना आउटपुट था? 10 ड्रेसेस का। तो क्या प्रियंका 10 ड्रेसेस बना पाई? नहीं। तो प्रियंका इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमें तो 10 ड्रेसेस चाहिए थी ना। हमारे को 10 लोगों ने ऑर्डर दिया, लेकिन हम तो सिर्फ 8 के पूरा कर पाएंगे। लेकिन एफिशिएंसी है, हाँ, 1000 रुपए से 900 रुपए में आएगी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि भाई इफेक्टिवनेस होना ज्यादा अच्छा है या एफिशिएंट होना ज्यादा अच्छा है। अब इसका आंसर क्या हुआ? जो अपर्णा है, पहली जो गर्ल थी, वो इफेक्टिव तो हुई पर एफिशिएंट नहीं हुई, ठीक है। और जो प्रियंका है वो क्या हुई? वो इफेक्टिव एफिशिएंट हो गई, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। हमारा आंसर क्या हुआ? अपर्णा इज इफेक्टिव बट प्रियंका इज एफिशिएंट। प्रियंका एफिशिएंट है। मुझे लगता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए,
अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना हो कि इफेक्टिवनेस, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों चाहिए, इफेक्टिवनेस भी हो और एफिशिएंट भी। बट अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में चॉइस आ जाए, या मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं कर पा रही, तो मुझे लगता है हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मुझे एक ऑर्डर कंप्लीट करना है, मुझे किसी ने डिमांड करी कि मुझे उनको 10,000 टायर बना के देने हैं, किसी मारुति कंपनी ने, एमआरएफ ने मुझे कहा, मेरी कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग है, उन्होंने कहा आपको 1 मंथ में 10,000 टायर बना के देने हैं। मैंने कहा ठीक है हम बना के दे देंगे, और मुझे लगा एक टायर की कॉस्ट 1,000 रुपये आएगी। अब मैंने क्या करा, मेरी कॉस्ट, क्योंकि लेबर प्रॉब्लम हो गया या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया, मेरी कॉस्ट राइज हो रही थी, यानी मैं एफिशिएंसी में मैं बैकवर्ड फुट पे जा रहा था। तो अगर मैं एफिशिएंसी कंट्रोल करूं और मैं उनको 10,000 टायर ही ना दे पाऊं, तो क्या मेरे को अगला ऑर्डर मिलेगा? मुझे अगला ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो इफेक्टिवनेस होना विद एफिशिएंसी वो तो बेस्ट सिचुएशन है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है, कि अगर हम एफिशिएंसी के ऊपर ही फोकस करेंगे और इफेक्टिव नहीं होंगे तो हम आगे सर्वाइव नहीं कर। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सो both effectiveness and efficiency are important, लेकिन undue emphasis on efficiency without being effective is also not desirable, वो भी desirable नहीं है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक हो गया, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझा कि डेफिनेशन में 4 चीजें निकल कर आती है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट में गोल ओरिएंटेड होता है, मैनेजमेंट के जो गोल्स है उनको अचीव कैसे करना है, इफेक्टिवनेस के साथ एंड एफिशिएंसी। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो एमसी जो हमारे केस स्टडीज आती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मैनेजमेंट इज परवेसिव है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन मतलब अलग अलग चीजों को ध्यान में रख के करा जाता है। मैनेजमेंट वर्क का भी करा जाता है, मैनेजमेंट लोगों का भी करा जाएगा, मैनेजमेंट ऑपरेशंस का भी होगा। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है, और मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। अब पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफी सारी चीजें ओवरलैप होती है। अब आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं। देखो, एक तो ये आएगा कि केस स्टडीज आ जाती है। अगर केस स्टडीज आई उसको कैसे हैंडल करना है मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन अगर केस स्टडीज नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका आंसर लिखने का वे क्या होगा? आपको सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है। उसके बाद उसमें 3 पॉइंट 2 पॉइंट डॉट्स बनाकर या मार्क करके लिखने, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैनेजमेंट के ऊपर आया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो 3 मार्क्स एनी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, तो 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 पॉइंट एक्सपेक्ट करेंगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें हाफ मार्क ईच हेडिंग का ही होता है। सिर्फ हेडिंग 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 आपने लिख दी तो आधा आधा मार्क मिल जाएगा, और हाफ मार्क एक्सप्लेनेशन का। और उस एक्सप्लेनेशन को अगर हम 2 सब पॉइंट पे लिख देते हैं तो एक्सप्लेनेशन के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, तो हम बहुत इजीली अपना 100% टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो अब बताओ पहला क्या, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हम पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट किस लिए करा जाता है? गोल को अचीव करने के लिए। वो गोल्स कैसे होने चाहिए? सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। गोल कैसे होने चाहिए? सिंपल होने चाहिए और क्लियरली स्टेटेड, मतलब कि मुझे पता हो कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि मुझे अगले साल सेल्स बढ़ानी है, ऐसा नहीं। सेल्स कितनी बढ़ानी है? 10% सेल्स बढ़ानी है। मेरे आज अभी 80% आए, मुझे नेक्स्ट ईयर मार्क्स बढ़ाने हैं, मेरे ज्यादा मार्क्स। अब 80 का 80.1 हो गया तो भी मार्क्स बढ़ गया। लेकिन कितना जाना है, हमारा टारगेट क्या है, वो स्टेट क्लियरली बताया होना चाहिए न्यूमेरिकल टर्म्स में। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड दीज अचीविंग दीज गोल। जो भी हमारे गोल हैं उन गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट काम करता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है विच इज फाउंड एवरीवेयर। आप देख सकते हो मैनेजमेंट हर जगह मिलते हैं, आपके स्कूल में, आपके घर में, आपको आते जाते हो, लोगों को देखते हो, हर कोई मैनेज कर रहा है अपनी लाइफ को भी, अपनी डेली रूटीन को भी। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब दैट इज एप्लीकेबल, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह है, सर्वव्यापी है।
अब मैनेजमेंट चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे वो सोशल वर्क कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे होगे, तो वहां वहां पर मैनेजमेंट मिलेगा। मैनेजमेंट इज परवेसिव एवरीवेयर। जो चीजें हर जगह मिलती है वो परवेसिव है। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, किन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। हम बात करेंगे कि जो मैनेजमेंट के डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को भी मैनेज करा जाता है, वर्क को भी मैनेज किया जाता है, और ऑपरेशन छोटे छोटे जो कार्य करे जाते हैं उस काम करने के लिए उसको भी करा जाता है। अब व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मीनिंग है कि अगर मान लो मेरा काम है एक फैक्ट्री चलाना, तो मैं फैक्ट्री को मैनेज कर रहा हूँ, तो दैट इज मैं एक फैक्ट्री मैनेज कर रहा हूँ। मेरा काम है आईपीएल कंडक्ट करना, तो मैं आईपीएल को कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा वर्क क्या हुआ, आईपीएल हो गया, आईपीएल के मैचेस कंडक्ट कराना, तो दैट इज वर्क फॉर मी। तो जो मैं काम कर रहा हूँ उनको उनको मैनेज करना। तो गारमेंट फैक्ट्री के अंदर कपड़े बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट करा जा रहा है, तो ये सब मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट, देखो काम को मैनेज करेंगे तो बिना लोगों के तो करेंगे नहीं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट किस का मल्टी डायमेंशनल, मतलब अलग अलग लोगों, अलग अलग चीजों को मैनेज करा जा रहा है। बिना एफिशिएंट वर्कफोर्स के हम मैनेज नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। लोगों से तो काम कराना है, तो लोगों से काम कराएंगे तो कैसे होगा? मेरा जो वर्कफोर्स है वही मुझे काम करेगा, तो मैं उनको कैसे मैनेज करूंगा? तो हम मैनेजमेंट में उन लोगों को भी मैनेज कर रहे हैं कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100% दे, तो उनको मुझे मैनेज करना है कि वो मुझे 100% कैसे देंगे। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम उन एम्प्लॉयज की इंडिविजुअली भी मैनेज करेंगे और उनको एज ए ग्रुप भी। अब एज ए इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल एक काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरी सैलरी इंक्रीज हो, मुझे अच्छी रिस्पेक्ट मिले वहां पर, मेरे को प्रोफेशनल ग्रोथ मिले। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना पड़ता है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो सेटिस्फैक्टरी काम, उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है उस काम को करने से। और एज ए ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि जो इतने भी काम कर रहे हैं, मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर हमारी काम कर रही है और उन लेबर को एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, तो एक मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि वो सबको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, खत्म किया जाए। तो हम जब लोगों को मैनेज प्रबंध करने का बात करते हैं तो उनको इंडिविजुअल उनकी नीड्स को देखना है, और पूरे ग्रुप की जो नीड्स है उनको भी एक मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। फिर है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर एक स्कूल चलाया जा रहा है तो वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। उस स्कूल के अंदर छोटे छोटे काम हो रहे हैं, स्कूल के अंदर टाइम टेबल बनाया जाता है, स्कूल के अंदर क्लासरूम में कौन सी क्लास कहाँ बैठेगी वो डिसाइड करा जाता है। स्कूल के अंदर छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, हाउस मीटिंग्स होती हैं, तो वो सब ऑपरेशंस हैं, तो उनको भी मैनेज करना है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक, मान लो कोई कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा मोटर्स है, अगर ये काम कर रहे हैं तो उनके अंदर सामान को खरीदा भी जाता है, परचेज करा जाता है, प्रोडक्शन करी जाती है, फाइनेंस का ध्यान रखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम। तो दीज आर ऑपरेशन, छोटे छोटे काम जो हम कर रहे हैं। और ये सब कुछ किस लिए हो रहा है? ऑर्गेनाइज अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो ये मल्टी डायमेंशनल का पॉइंट हो गया। हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े अभी तक। पहला हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट इज प्रोग्रेसिव। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव है, हर जगह एप्लीकेबल है। फिर मैंने पढ़ा, हमने करा मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल में किन किन चीजों को मैनेज कर रहे हैं? वर्क को, पीपल को एंड ऑपरेशंस को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसके बाद। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये मैंने ऑलरेडी बताया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा तो नहीं कि आज मैनेज करा और कल खत्म, बस हो गया काम, अब फॉरएवर ऐसे चलता रहेगा। अगर आईपीएल हो रहा है तो आईपीएल में भी डेली की डेली कुछ ना कुछ नई चीजें होती रहती हैं, तो उनको मैनेज करना चाहता है। ऐसा नहीं कि एक बार मैनेजमेंट कर लिया तो चलो अब हो गया। पहले आईपीएल में 8 टीम्स थी, अभी 10 टीम्स हो गई। तो मैनेजमेंट में इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि कर दिया और खत्म, अब बैठ जाओ रिलैक्स, हमारा काम हो गया। मैनेजमेंट के अंदर जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो साइमल्टेनियसली चलते जाएंगे एंड कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि हमने एक बार करा और एंड, अब हमें कभी करना ही नहीं है। दे आर कंटिन्यूस। नई नई प्रॉब्लम आएंगी,
मैंने अभी स्टार्टिंग बताया, आपको स्कूल जाना था, आपके वैन वाले ने मना कर दिया, तो आपको नया कुछ मैनेज करना पड़ेगा कि हम स्कूल कैसे जाएं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेला थोड़ी हो रहा है, एक आदमी का मैनेजमेंट थोड़ी करा जा रहा है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, सब लोगों को मिलकर करना है, सब और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करना है। तो एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप वर्क टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हर एम्प्लॉय की नीड भी डिफरेंट है, उनको उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव से वो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, लेकिन उनको एज ए टीम काम कराना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो जाता है, इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये डायनामिक वर्ड बिजनेस स्टडीज में बहुत बार आता है। डायनामिक का मीनिंग होता है जो चीज चेंज होती रहती है विद टाइम। जैसे आईपीएल में नई नई चीजें आ गई, आपको पता है टेक्नोलॉजी नई नई चीजें आती रहती है। जो एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट कह लो या डे टू डे लाइफ है, जो वर्ल्ड है, दैट इज डायनामिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, मतलब जो चीजें रेगुलर बेसिस पे चेंज होती जा रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायनामिक की बात करें, अगर रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, डोमिनोज है, आप देखोगे इसके अंदर भी अपने मेन्यू में चेंजेस करते रहते हैं। वो देखते हैं कि लोगों की क्या नीड है, लोग क्या चाहते हैं, उसको देखते हुए अपने मेन्यू में चेंज करते रहते हैं। तो वो अपना आप को अडेप्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। मान लो लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, तो वो अपने और अपने जो फूड आइटम्स हैं उसके अंदर ऐसे वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि हमारा नो फैट है, नो कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह की चीजें वो करेंगे। तो एनवायरमेंट, मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में जब आया तो आलू टिक्की बर्गर इंडिया में मिलता था, तो उन्होंने क्या करा, इंडिया के एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इंटेंजिबल मतलब जो चीज हम देख नहीं सकते, हिंदी में कहते हैं प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, विच वी कैन नॉट सी। अकाउंटेंसी में इंटेंजिबल विच कैन वी कैन नॉट टच। गुडविल इंटेंजिबल लिस्ट आता है। तो अब बताओ क्या मैनेजमेंट हम कह सकते हैं ये मैनेजमेंट है टच करके। मान लो हम मशीन की तरफ कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं, तो दिस इज बिल्डिंग, दिस इज मशीन, लेकिन हम मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर एक स्कूल के अंदर सारी क्लासेस ऑर्गेनाइज हो रही हैं अच्छे तरीके से, तो हम कहते हैं मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हम किसी हॉस्पिटल में गए और वहां पे कोई क्योस नहीं है, सब कुछ बहुत इजीली चल रहा है, हम हमारी स्लिप बहुत इजीली मिल जाती है, डॉक्टर बहुत इजीली बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हमारे अच्छे से में ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है, तो हम कहते हैं इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो मैनेजमेंट, लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं कि ये मैनेजमेंट है, ये आती है अच्छा है। तो मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। और जनरली होता क्या है, अच्छी चीज इग्नोर हो जाती है, लेकिन बेकार चीज, खराब चीज बहुत जल्दी नोटिस में आती है। ऐसा तो होता है हमारे साथ। तो अगर आप लोग भी करोगे, देखोगे, आप लोग पूरा दिन अच्छे काम करते रहो, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको आपकी वो चीजें ना देखे, आपने एक खराब काम किया, आपके पेरेंट्स आपको डांट पड़ेगी। तो ये एक जनरल चीज बता रहा हूं। तो खराब मैनेजमेंट और अच्छा मैनेजमेंट एक फील कर सकते हैं कि क्या होता है। अब जाके यहाँ बताइए, ये एक केस स्टडी है 2023 में आई थी। अब देखो यहाँ मैं बता रहा था, जब एक केस स्टडी आती है, ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन में मुझे लगता है पढ़ने में 3 मिनट लग जाएंगे, पढ़ के समझने में। आपको क्या करना है, इसके जो लास्ट की लाइन है ना, पहले वो पढ़ो। हमेशा केस स्टडी के अंदर जब भी केस स्टडी आए, आपको लास्ट में पढ़ना है कि द कैरेक्टर, इन्होंने क्या पूछा, देखो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अबव इज, ये पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात आ गई, तो आपके दिमाग में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जानी चाहिए। जो जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, वो सारी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके माइंड में 1 बाय 1 आ जाने चाहिए। बिजनेस स्टडी में बार बार बता रहा हूँ कि ये सेल्फ स्टडी का सब्जेक्ट है। मैं समझा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन लर्न आपको करना है, पढ़ना आपको है। जितना हो गया आप लिखो, नोट्स बनाओ एनसीईआरटी से, सारी हेडिंग्स याद करो और उसके अंदर क्या लिखना है वो बनाओ। अगर आप डेली फ्रॉम डे 1 आप करते जाओगे, तो आप देखना ये मंथ आपका एग्जाम के टाइम पे बहुत इजीली आप स्कोर कर लोगे, बहुत इजीली, बहुत अच्छा स्कोर, स्कोर तो कर ही लोगे, लेकिन अच्छा। सी, ये हमने पढ़े थे सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है। गोल ओरिएंटेड मतलब गोल को अचीव करने के लिए करा जाता है। परवेसिव मतलब एप्लीकेबल एवरीवेयर, और सोशल में, नॉन सोशल में, प्रॉफिट में, नॉन प्रॉफिट में, हर जगह। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक चीज का नहीं, कई सारी चीजों का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वर्क का, पीपल का, ऑपरेशंस का। कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर गोइंग, नेवर एंडिंग एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सब चलता जाएगा। ग्रुप एक्टिविटी, मिलकर कर रहे हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। डायनामिक फंक्शन मतलब जो
चेंज होता है टाइम के साथ साथ। इंटेंजिबल विच वी कैन नॉट सी, विच कैन नॉट, हम देख नहीं सकते कि हाँ यहाँ पर ये हमारा काम हो रहा है। अब उस केस स्टडी को पढ़ते हैं दोबारा से, और आप बताओ इसमें से क्या रहेगा। 2 मिनट में आ गए हम वापस केस स्टडी पे। और ऑब्जेक्टिव आगे चलो, ये ये हमारा क्वेश्चन है। नीरज इज द डायरेक्टर ऑफ ट्यूलिप पब्लिक स्कूल। केस स्टडी में स्टार्टिंग की नॉर्मली 2-3 लाइन बेकार होती है, मतलब हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती। यहाँ पूछा है कैरेक्टर से बताना है। नीरज एक डायरेक्टर है, स्कूल के अंदर 2000 स्टूडेंट्स है, 2 हेडमास्टर है, एक सीनियर क्लास के लिए, एक जूनियर क्लास के लिए, 50 टीचर वहाँ उसके सुपरविजन में है, सीनियर के पास 60 टीचर्स है, जूनियर के पास वो सुपरवाइज कर रहा है। नो टीचर वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर हेडमास्टर इज हैप्पी। सीनियर के सुपरविजन में जो काम कर रहा है कोई भी, वो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन जो जूनियर के साथ काम कर रहे हैं वो सारे अच्छे हैं, विलिंगली काम कर रहे हैं। ऑल टीचर्स आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सीनियर के साथ लोग खुश नहीं है, जूनियर के साथ खुश है। लास्ट की लाइन पढ़ो स्पेशल में, देखो यहाँ पर इसका पूरे केस स्टडी का जो आंसर मिलेगा आपको, अब ध्यान देखना, यहां मिलता है द नीरज, देखो द नीरज कैन फील हाउ नाइसली द जूनियर हेडमास्टर वॉज मैनेजिंग हिज क्लासेस। नीरज ये कह रहा है वो फील कर सकता है कि जूनियर वाला अच्छे से काम कर रही, वो फील कर सकता है। तो फील वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फील का मतलब कहां पर, अब देखो इसमें ऑप्शंस को भी आप एक बार पढ़ो। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यहाँ गोल की कहीं बात नहीं हो रही है। इनटेंजिबल डायनेमिक फंक्शन होता है जो एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है, ऐसी बात भी यहाँ नहीं हो रही है। कंटिन्यूस प्रोसेस वन आफ्टर अनदर नहीं, इसमें क्या ऑप्शन निकल कर आ रहा है, इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो अगर आप इसमें देखो तो इस तरीके से आपको केस स्टडी में अप्रोच करना है अपनी। जब भी हम केस स्टडीज की बात करेंगे तो मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इसके बाद आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। आज हमने क्या पढ़ा मैं वो थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। मैनेजमेंट की डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड होता है इफेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी। उसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने ये 2 टॉपिक ही कवर करे हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली पढ़ते जाओगे ना तो बिजनेस स्टडीज बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा, अगर आप इसको पढ़ते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। तो होपफुली शायद कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ भी, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि रेगुलरली बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी के वीडियोस में अपलोड करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक यू वेरी मच।